आरबीएल बैंक ने अपने 200 दिनों की एवरेज को तोड़ा नहीं, ये चला भी नहीं तो तोड़ा भी नहीं है, लेकिन ना 1-2 दिन से इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम बन रहा है। तो ये हमने वीकली बेसिस पे चार्ट लगाया, आप देख रहे होंगे जस्ट लाइन के ऊपर आके टिका हुआ है और एक अटेम्प्ट कर रहा है। ट्रस्ट में ये कम से कम 100 रुपये चलने वाला शेयर है कि आज सुबह हमने भी आपको ये शेयर बताया, करीब 4% ऊपर है ये, और आपको इसका गेन सीधा सीधा मिला होगा। देखिए आरबीएल बैंक ना आप रखिए, ये बहुत अच्छा एक मूव दे सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है दिल्ली से डिम्पी। तो आप आरबीएल बैंक की बात सुन रहे थे और वही आरबीएल बैंक जिससे पिछले हफ्ते से हम बात कर रहे थे, और आज जिस तरह की मूव कैच की है डिम्पी ने। डिम्पी, आई थिंक आपका ये फ्राइडे को भी ट्रेड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्राइडे को हमने बीटीएसटी में इसको डिस्कस किया था, बल्कि क्योंकि ये बीटीएसटी अगर आप कई बार नहीं लेके जाते तो मंडे को आपको रिकॉल भी कराना होता है, और मंडे को हमने आज यानी कि सुबह आज इस शेयर के बारे में जिक्र किया था। और मैं फिर से बोलूँगा, ये 8-10 रुपये 20 रुपये इस शेयर की वैल्यू नहीं है। आप इस शेयर के लिए कम से कम 100 रुपये के लिए जाइएगा। अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर पता लग जाएगा वीकली बेसिस पर। ये छोटा मोटा स्विंग आपको लेना बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर आप इसको वैल्यू बाय के तौर पर भी देख रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर को लीजिए। बस एक ही इसके अंदर राइडर है कि कंपनी के रिगार्डिंग अपने आप में कोई बुरी खबर ना आ जाए। ये सेक्टर से नहीं टूटेगा, बैंकिंग से नहीं टूटेगा, प्रॉफिट बुकिंग से भी नहीं टूटेगा, ये अपनी ही किसी निजी खबर से टूटेगा अगर टूटा तो। वैसे इसके चांसेस कम लगते हैं, इसलिए आरबीएल बैंक, इरडा जैसे कुछ एक शेयर, जैसे अजय ने भी आपको सुबह नोटिस कराया, और हमारी कोशिश रहती है ऐसे ही शेयर्स हम आपके सामने रखें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपके सामने रखूंगा। सुबह जब अंकुर खबर बता रहे थे तब आपने देखा होगा जी एंटरटेनमेंट मामूली से गिरावट पे था। फिर हमने आपको नोटिस करवाया कि देखिए शेयर शांत नहीं बैठेगा और ये शेयर के अंदर आप 10% के मूव के लिए तैयार हो जाइए। 270 वाली कॉल 50% बढ़ गई, ये 14 रुपीज़ पे हमने दिलवाई हुई है। आज 24 रुपये का रेट हो गया, 2000 का लॉट है। जितने पैसे आपके लगवाए ऑलमोस्ट उसको पैसे को डबल कर दिया, यानी 20,000 रुपये का प्रॉफिट मात्र 3 से 4 दिनों में जी एंटरटेनमेंट की एक छोटी सी कॉल से आपको मिल गया। और आज जी का शेयर भी अपने आप में करीब 2.5% ऊपर है। थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, एक स्पेसिफिक न्यूज़ वाली खबर है। जिनको रिस्की ट्रेड में काम करना आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको रिस्की ट्रेड में काम नहीं करना है, शांति से सौदे चाहिए, तो मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है। वो आपको बताएंगे और समझाएंगे भी कि कैसे कैसे ट्रेड करना है। और प्रियंका वो मेहमानों के पैनल से आपको अवगत करा रही हैं और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए शुरुआत करें। तो आज हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए विवेक कारवा हैं, हमारे साथ टेक्निकल पैनल पर कपिल हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ सुमित मूलचंदानी और अंशुल भी हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए सबसे पहले एक टेक्निकल लेवल्स पर ही चेक ले लेते हैं। बाजार थोड़ा जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं से भी कोई वीकनेस के साइन नहीं है, लेकिन क्या ये एक छोटी सी टाइम करेक्शन है और कुछ समय और बिता सकता है, या फिर यहाँ से लॉन्ग्स इनिशिएट करने का, री इनिशिएट करने का राइट पॉइंट क्या है, इससे पहले समझने की कोशिश करता है। कपिल, कमिंग टू यू, इस वक्त इंडेक्स पे जो मूव दिख रही है, अगर किसी को लॉन्ग्स री इनिशिएट करने हो तो किन लेवल्स पर जाकर वो इनिशिएट कर सकता है? क्या ये बाजार थोड़ा सा एक टाइम करेक्शन दिखा सकता है, साइडवेज रह सकता है? जी, पिछले 3 से 4 दिनों की मोमेंटम हम देख रहे हैं तो वो एक साइडवेज या फिर टाइम वाइज करेक्शन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 11-12% की अपसाइड मोमेंटम सिर्फ 6 हफ्तों में ही हमें देखने मिली हुई, तो कहाँ ना कहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन एक लाजमी बनता है। लेकिन हमारा एक शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा जब तक मार्केट 20,850 के ऊपर सस्टेन कर रही हो। और बात करते हैं आखिरी 2 घंटे की, तो आखिरी 2 घंटे में मार्केट का रुझान पिछले काफी दिनों से हम वही देख रहे हैं कि साइडवेज मोमेंटम ही देखने मिलता है, लेकिन नेक्स्ट डे की आपके एक मोमेंटम हमें ट्रिगर फॉलोअप साइन देखने मिलती है। और इंट्राडे में भी स्टॉक ने आज एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वो इसका एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो 20,960 के जो लेवल है, यानी 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क बनता है, तो वो स्टॉप लॉस यानी जो आज के दिन का लो है उसको इन्हें स्टॉप लॉस मान के हम आखिरी घंटे के लिए या फिर कल सुबह के लिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग की साइड। ओके, तो लॉन्ग्स के साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कल सुबह से आपने बोला, एक बार लेवल समझ लेते हैं कि यहाँ से किन लेवल्स के लिए अगर रीइनिशिएट करना है, एंट्री पॉइंट ढूंढना है, तो कितना रनअप आपको इस वक्त इंडेक्स पे दिख सकता है? आप बताएं क्विकली सुमित, आपकी रीडिंग मार्केट्स पे क्या है इस वक्त, इंडेक्स पे क्या है? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो सबसे पहले पूरी ईटी नाउ और स्वदेश की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट, जो अवार्ड विनिंग था, और जो पूरी टीम है वो बिल्कुल डिजर्विंग टीम है।
तो एंड लास्ट पार्ट, आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द खरा सौदा ऑल्सो। तो पहले तो सबके लिए के भी निफ्टी के लिए बात हो रही थी, तो ओवरऑल ब्रेथ स्टिल इट इज पॉजिटिव, बट लिटिल बिट कॉशियस रहिए, लेवल्स के साथ बने रहिए। सो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एसएल मेंटेन करके चलिए। अगर न्यू ट्रेड कोई इनिशिएट कर रहा है तो टारगेट जो है वो मेजर नहीं बन रहे, छोटे छोटे बन रहे। जैसे सुबह भी आज डिम्पी जी डिस्कस कर रहे थे कि 100 पॉइंट्स का एसएल और 100 पॉइंट्स का टारगेट, तो सेम वे 21,000 का जो करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है, अपसाइड में पहला जो एक छोटा लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के लिए वो रहेगा 21,100। लेकिन इसी तरह से अगर नीचे में सपोर्ट बात करूं तो ओवरऑल जिनके पास अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन है 20,850 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। जब तक वहां पे ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा तब तक आप बने रहिए और यूटिलाइज कीजिए डिप्स को। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी सिर्फ लेवल की बात करें तो 47,150 एंड अपसाइड में 47,600 रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। तो एक रेंज पे मार्केट है। सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी कि यहाँ पे करीब 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, और ट्रस्ट मी, पता कई बार ऐसा होता है कि सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठी होती है और वही आपके सामने बुलवाती है। आज का लो आप चेक करेंगे तो आपको 20,924 का है, और आज का हाई जो है वो 21,026 का है, यानी कि 101 पॉइंट का आज का हाई और लो है। और यही बात हमने सुबह आपको बताई थी कि 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी सिर्फ घूम जाएगा। आप थक जाएंगे निफ्टी को देखते देखते, लेकिन काम नहीं होगा। कई बार भगवान सुन लेता है, कई बार ऐसे मुंह से निकल आती है लक्ष्मी जी, तो सरस्वती जी, तो फिर हो जाता है काम। खैर, विवेक कारवा हमारे साथ है, और मैं कई बार कह चुका हूँ बिना विवेक ज्ञान नहीं हुई, यानी कि विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। विवेक से ही आपको ज्ञान होगा और ज्ञान से आपका पैसा बनेगा। विवेक जी बताइए, किस जगह पर हमको ध्यान लगा के ध्यान देना है? गुड आफ्टरनून डिम्पी, और पहले तो एंटायर पूरी की पूरी ईटी स्वदेश की टीम और ईटी नाउ की टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि दोनों एंकर एक ही टीम से निकले बेस्ट विनिंग बेस्ट एंकर्स के रूप में। देखिए, बाजार एक्चुअली इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। मतलब 75-76 लेवल्स एक बहुत ही पॉजिटिव है बाजार के लिए, और मुझे लगता है कि ये अगर और थोड़े दिन इधर मेंटेन करता है तो हम लोग काफी ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। पहला लेवल 21,200 होना चाहिए, उसके बाद में टेक्निकल एनालिस्ट बता सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे जारी रहेगा। और एक और चीज, जो अगर लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है उसको अगर कंपेयर कर लो आप स्मॉल और मिड कैप से, तो लार्ज कैप अभी तक इतना नहीं बढ़ा हुआ है। और स्पेशली आप अगर देखो तो BFSI सेगमेंट, जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन एकदम भर भर के अंडर वैल्यूएशन मिल रहा है आज भी, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे ICICI हो, काफी वैल्यूएशन उधर कम दिख रहा है। तो जब ये सेक्टर में बाइंग आएगी और लार्ज कैप में बाइंग आएगी, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर और जा सकता है। हाँ, इमीडिएटली जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगले 10-15 दिन में इसका एक फाउंडेशन बन जाएगा, क्योंकि अब क्रिसमस हॉलीडेज वगैरह आएगी तो थोड़ा सा डल रह सकता है, लेकिन उसके बाद में ये लार्ज कैप में बाइंग आने वाली है। तो हम तो रेकमेंड भी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स में भी निवेश करें। यहाँ से आपको आराम से अगले 1 साल में 20% मिल सकता है करके। तो मैं तो काफी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल नीचे रहता है और पेट्रोल के दाम घटाती है सरकार, तो जो अभी स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसका एक रिपल इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा लोकसभा इलेक्शंस में भी। तो पूरी की पूरी बाजार की नजरें लोकसभा इलेक्शंस पे भी है। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप ऑलरेडी दिसंबर में ट्रैवल कर रहे हैं, मई में नई सरकार का गठन हो जाता है। इस 5 महीने में इस पूरे बड़े देश के अंदर फेजेस में चुनाव होंगे। तो हमारा अपना मानना है कि 22 जून के बाद शायद चुनाव आयोग ये डेट भी अनाउंस कर दे कि कैसे चुनाव हो रहे हैं। 22 जनवरी माफ़ कीजिए, 22 जनवरी इसलिए क्योंकि 22 जनवरी को रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, वो उसका शिलान्यास, उसका पूरी तरह से भव्य उद्घाटन, मैं बोलूँगा शिलान्यास गलती से बोला गया, भव्य उद्घाटन आप 22 जनवरी को देखेंगे। तो उसके बाद हो सकता है चुनावों की डेट है। जैसे मार्केट में चल रही है खबरें, हाँ, आप मेरे पे ट्रस्ट ना कीजिए, अपने सारे सोर्सेज का भी पता कीजिएगा, ऐसा बाजार में चल रहा है। तो आपके पास अभी 1 महीना पूरा है, जमकर मार्केट को देखिए, और उसके बाद तो चुनाव की आचार संहिता लग जाती है, तो कई बार फिर खबरें भी आपके पास ज़्यादा नहीं आएंगी, फाइन ट्यून होके आए करेंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं, स्पीड से जरा आज के मेहमानों से ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं। अंशुल, आपसे बात नहीं हुई, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कीजिए सर। नमस्कार डिम्पी, नमस्कार प्रियंका।
आप लोगों को बधाई अवार्ड के लिए। और भगवान करे डिम्पी जी आपकी जुबान पर सरस्वती रहे, और जो लास्ट डिस्कशन हमने किया था 21,500 का, वो भी बहुत जल्दी आए। जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, 75 मिनट चार्ट पे जी जी फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। दोनों ने आज ब्रेकआउट दिया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए। निफ्टी में 21,200 का टारगेट है स्पॉट पे, और बैंक निफ्टी यहाँ से 47,700 तक का, और उसके ऊपर 48,000 तक का टारगेट है। इसलिए दोनों में बाई कॉल दूंगा। पहला बाई कॉल रहेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम आज 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट 322% है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चला है। ऊपर में 143.50 तक का टारगेट मिलेगा। 123.50 में बाई करना है। 113.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरी लिस्ट में है टीटागढ़ वैगन का। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पहले एक फ्लैट बेस से ब्रेकआउट था, और अब एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ भी ओपन लो है। 1060 में बाइंग रहेगी। 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1200 रुपए का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉक में टारगेट 15 से 20 दिन में अचीव हो सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि सर जल्दी जल्दी अचीव हो जाए। मार्केट के अंदर ना उस पैसा लगा के जल्दी प्रॉफिट कमाने का मज़ा ही कुछ और होता है। 2 साल 3 साल में तो अमूमन पैसा आ ही जाता है, वो तो सबको पता है ना। छोटा सा पौधा भी उगाएंगे तो 3 साल में फूल निकल ही आएगा। लेकिन जैसे आपने पौधा उगाया, पता लगे 10 दिन के अंदर एकदम से फूलों की बारिश हो जाए, फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो टीटागढ़ वैगन, J&K बैंक, ये 2 आपकी ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल हैं। कपिल जी नमस्ते सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? नमस्ते दिव्य जी। मेरे ट्रेडिंग कॉल्स दो बाई की साइड में ही है। उनके लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक डिफरेंट है। पहला स्टॉक मेरा यहाँ पे राइट्स का आता है। तो राइट्स ने बेसिकली काफी एक डिसेंट करेक्शन हमें देखने मिला, बेस देखने मिला, और आज के दिन में हमें अपवर्ड ट्रैक्शन भी देखने मिल रहा है। तो 490 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 480 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 510 का हमें टारगेट देखने देने मिलता है। और दूसरा, मैं एक ऑटो कंपोनेंट्स पे काफी बुलिश हूँ, और उसमें से एक स्टॉक है CI इंडिया। पिछले 8-10 सालों का जो बेस बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। रिट्रेस करके फिर से ये स्टॉक में एक बुलिश स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो CI इंडिया 493 की पे चल रहा है। तो यहाँ पे बाई का व्यू बनता है। 480 के स्टॉप लॉस होंगे, और 510 के इसमें भी हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, कपिल जी ने भी अपनी दोनों ट्रेडिंग कॉल्स दे दी, दोनों बाय किए हैं। अंशुल की दोनों ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पे वापस दिखाइए जरा स्पीड से। दोनों बाय की कॉल हैं। सुमित जी आप भी दोनों बाय करवा रहे हो ना? जी बिल्कुल। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी। 2 कैश के स्टॉक्स हैं। जो पहला है वो है शेफलर इंडिया। देखिए काफी अच्छा फॉर्मेशन है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और स्टॉक ने अपने तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके आज क्लोजिंग बेसिस पे भी ट्राई कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए हमें। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 3080। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2850 का। अपसाइड में 3400 एंड 3700, ये 2 टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा नौसिल। देखिए नौसिल ने अपना हाई बनाया था इन अक्टूबर 21। आप देखेंगे तो एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया हुआ है। रेजिस्टेंस जो था 250 का, उसको क्रॉस करके बैक टू बैक क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉक ने सस्टेन किया है। तो आप एक्यूमुलेट कीजिए, कभी भी कोई भी डिप मिल रहा है टिल द लेवल्स ऑफ 250 वी कैन एक्यूमुलेट एंड मेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 250। हमें लग रहा है कि यहाँ पे टारगेट 305 एंड 330 के आ सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो यहाँ पे तो हो गया मामला फिट। आपके पास नौसिल आ गया, शेफलर इंडिया आ गया, आपके पास CI ऑटो आ गया। देखो ऑटो एंसलरीज भी आपको ना काफ़ी मिल रही है। शेफलर गियर बनाने वाली कंपनी है, नौसिल उसी से जुड़ी हुई है, रेलवे की काउंटर। हो क्या रहा है ना, मार्केट के अंदर जो सेक्टर चल रहे हैं ना, वही चर्न घूम घूम के आगे आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको सेक्टर्स मिलेंगे नहीं जहाँ पे पैसा बदल के इधर इस तरफ आ जाएगा, एक तरफा हो जाएगा। ऐसा मिलता नहीं है। बड़े IT ऐसे सेक्टर्स में ऐसा नहीं हो रहा, तो छोटे सेक्टर की तो मजाल ही क्या है। तो इसलिए आपको जो ट्रेंड है ना, वही अपना फ्रेंड बना के रखो फिलहाल के लिए। और ये इस चीज़ में मत लगो कि वो तो चल नहीं रहा, उसको पकड़ लेते हैं, चल रहा है। जो चल रहा है ना, वो चले ही जा रहा है। तो बस आपको लेवल्स को चेज करना है, एंट्री एग्जिट को संभालना है, तो आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग मार्केट के अंदर इस समय ना लगाए। जो ट्रेंड है ना, जो भाव है, उसी के साथ चल जाइए। इसी तरह के कुछ एक और स्टॉक्स भी ऐसे हैं जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वह स्टील कंपनीज पिछले 2-4 दिन से खिसक खिसक के चल रही हैं। खासकर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऊपर लेके आई है। विवेक जी जरा बताएंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत या कोई भी और स्टील कंपनी आपको ठीक लग रही है क्या? अरे नंबर 1 पिक रिम्पी जी मेरा सेल ही रहेगा। फैक्ट कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया था, ये करीबन 90-91 लेवल पे, और उस वक्त इमीडिएटली 93 चला गया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये 120 तक के लिए आपको रखना चाहिए।
जितनी भी स्टील कंपनीज है, आप चाहे वो जिंदल ले लो या फिर टाटा वगैरह ले लो, कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि इसका लो कॉस्ट स्टील है, वैल्यूएशन वाइज सेल सस्ता दिख रहा है कंपैरेटिवली। और यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड भी आगे चल के अच्छा खासा मिल सकता है। तो मेरा तो अनुमान ये है कि 120 तक का इस पे आप टारगेट लगा के एकदम मतलब एकदम सेफ बेट है। यहाँ पे आप आधा क्वांटिटी लीजिए और बाई चांस कोई भी अगर मौका मिले और आपको 95-90 लेवल्स पे वापस मिले तो आपको और एड अप करना चाहिए। तो 120 मेरा टारगेट रहेगा और मेरा टॉप पिक भी सेल ही रहेगा। ओके ठीक है, आपका टॉपिक भी सेल है, यानी कि हमने भी सही चुना सर। हमें नहीं मालूम था कि आपके ये सेल टॉपिक है, हमने तो सिर्फ लेवल्स देखे। हमने तो कल परसों भी सेल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे कि ये धीरे धीरे करके चल सकता है। अब आप देखो पिछले 6 महीने में 18%। आज का दिखाओ तो, आज का खाली आज का दिखाओ, और एक वीक का चार्ट भी दिखाओ तो। वीक का, आज का और मंथ का ये चार्ट ऐसे ज़रूर देखने चाहिए आपको, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे भी आपको ठीक लगे। आपको ना थोड़ा उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगेगी। आज 2.5%, 7 दिन में 9%, हफ्ते भर में ज़्यादा एक्टिव हुआ है ये। एक हफ्ते के अंदर आपको 9% कोई शेयर दे देना तो एफडी से ज़्यादा है। ट्रस्ट मी, एफडी से ज़्यादा है आपका ये शेयर्स दे रहा है तो, और ये पक्के वाले शेयर्स हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। खैर, इस बीच एक एक्सक्लूसिव खबर हमारे रिपोर्टर के पास है, वो आम आदमी से जुड़ी हुई भी है, मेरे आपसे जुड़ी हुई है। खबर यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ पेट्रोल और डीजल के दाम घटा सकती हैं। आप एक वर्ड बार बार डिस्कशन में सुन रहे होंगे, विवेक जी ने भी हिंट किया था, वो था चुनाव। पेट्रोल डीजल का आपस का संबंध बहुत गहरा है। प्रकाश जी बताएंगे पूरी खबर। प्रकाश जी बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कंज्यूमर्स को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का बेनिफिट मिल सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर सरकार के अंदर चर्चा की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसको देखते हुए सरकार के अंदर काफ़ी एक्टिव तरीके से इस मसले पर चर्चा की जा रही है कि अब गिरावट का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को देना चाहिए। दरअसल सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस मसले पर पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई है और कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसको संज्ञान में लिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो इस वक्त का करंट प्राइस सिनारियो है वो किस तरीके का है और क्या रहने वाला है। साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी क्या स्थिति है, और इसके अलावा अदर ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि संज्ञान में लिया जा रहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, वो है पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो अंडर रिकवरी है उसकी स्थिति क्या है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन सभी मसलों पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। स्थिति ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर अभी कोई अंडर रिकवरी नहीं है, यानी कि उन्हें कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय का ऐसा मानना है, ऐसा अनुमान है कि ये 75 से $80 के रेंज में रहने वाली है आने वाले दिनों में, लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा पिछले 3 तिमाही से अगर आप देखें लगातार, तो जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी मजबूत प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त स्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल हैं और कीमतों में कटौती के लिए जो माहौल है वो बिल्कुल अनुकूल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के अंदर चर्चा की जा रही है कि जो कीमतों में कमी आई है, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर को देना चाहिए और इसकी चर्चा की शुरुआत हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और ये कोई ज़्यादा हैरानी वाली बात भी नहीं होगी। हमें भी सुन के ज़रा वैसे हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि पता ही है कि जब चुनाव थोड़ा बहुत करीब आते हैं, और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि देखिए इसका स्पायरल इफेक्ट होता है ना, इसलिए सरकार ऐसे फैसलों पे थोड़ा अपने हिसाब से भी फैसला लेती है और ये दिख भी रहा है आपको। अब आप HPCL, BPCL, IOC जम कर चले हुए शेयर्स हैं, तो इस तरह के प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। हालांकि ये अपने आप में ज़्यादा सीवियर नहीं है, आप इनके मंथली चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको 2-2% जो टूट रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है उसके सामने। और अब लोगों को और कंपनीज दोनों को आदत पड़ चुकी है इस तरह के मूवमेंट देखने की और चलने की। एक काम करते हैं, मैं ना सुमित जी से सिर्फ एक BPCL चेक करवा लेता हूँ, काफ़ी एक्टिव है। सुमित सर, BPCL के स्ट्रक्चर में कोई बड़ा क्रैक तो नहीं है ना? ऐसी खबरें आएंगी, आगे भी आएगा, फैसला भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ फैसला भी आ सकता है, तो ये डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना BPCL ज़्यादा?
डिम्पी जी देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है, कभी भी आप नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं स्पीड में, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकर की तरह आपको थोड़ा सा स्लो मोशन, तो ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग फेज है, नथिंग एल्स। आप हर एक डिप्स को यूटिलाइज कीजिए, आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रो हो गया, मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 6 महीने में ये अभी यहाँ से और भाग सकते हैं। तो जैसे आपने पहले बात की बीपीसीएल, तो मुझे लग रहा है कि नीचे 440 तक का आप डिप्स यूटिलाइज कीजिए। किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 425, और हमें लग रहा है कि ये आगे चल के 546 तक के भी लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो बाइंग और डिप्स करना, आपको घबराना नहीं है। इस तरह की खबरें आ भी जाती हैं तो इन शेयर्स में इतना दम है, इन्होंने अपने आप को पक्का कर लिया इतना कि आपको बाइंग और डिप्स से करवा सकते हैं। तो इसलिए ऑल मार्केटिंग कंपनीज में नज़रिया बदलने का समय भी आ गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। आज एक खबर ने धमाका मचा दिया एकदम से, वो था वोकार्ड फार्मा एकदम से 14% ऊपर आया। खबर मार्केट में निकल के आई कि एक ऐसी दवा का इन्होंने ट्रायल 3 पूरा कर लिया जो कि रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई है। ये चार्ट हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जहां पर ये डबल लाइन आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर हमने आपको इन नोटिस करवाया था। उस समय का रेट था 260-270 के आसपास। आज इसकी कीमत 390 के भी पार हो गई। 100 रुपये का बड़ा मूव आपको पहले ही शेयर ने दिलवा दिया। अब मेरी सहयोगी सृष्टि, जो कि ऑटो फार्मा दोनों को एक साथ कवर करती हैं, उनके पास कुछ ट्रिगर है इस वोकार्ड की इस खबर आने के बाद। एक बार उनसे समझ लेते हैं और उसके बाद अंशुल जैन से जरा वोकार्ड के बारे में और आइडिया लेंगे। जरा बताएं वोकार्ड के बारे में। जी हाँ, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है वोकार्ड फार्मा के शेयर में, जहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया कि निमोनिया पे यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक, एक नई एंटीबायोटिक पे कंपनी काम कर रही थी जिसका नाम था निफिथ्रोमाइसिन। काफ़ी मुश्किल हो जाता है दवाओं के नाम लेना। निफिथ्रोमाइसिन वो दवा है जिस पे वोकार्ड फार्मा काम कर रही थी, इस पर रिसर्च कर रही थी और इसके फेज़ 3 पे रिसर्च करते करते कंपनी सक्सेसफुल पाई गई है। और इसी के चलते जो है वोकार्ड फार्मा में आप इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आइए वो समझते हैं। क्योंकि निमोनिया पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स चुनिंदा ही हैं, और जितनी एंटीबायोटिक, उनमें से कुछ चुनिंदा का नाम आपने सुना ही होगा, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स, ये कई सालों से मार्केट में है। और जो पहले किसी भी एंटीबायोटिक को ऐसी अप्रूवल दिया गया था वो लगभग 30 साल पहले दिया गया था। ये एक नई स्टडी है जिस पे वोकार्ड फार्मा काम कर रही थी और उसका सक्सेसफुल जो है आगे 1-2 फेज करके जो है कंपनी इस पे रिसर्च में कायम होती जा रही है, जिसको लेकर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक नए अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे हैं वो उसको खोलेगा। साथ ही कंपनी ने ये भी बताया है कि चाइना में अभी निमोनिया का एक आउटब्रेक हुआ था, कई सारे केसेस आए थे निमोनिया के। ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उस पर भी कारगर बताई गई है। और इसी के साथ साथ जो आने वाले समय में अगर हम देखते हैं, कई बार जब एंटीबायोटिक्स बहुत बार यूज़ हो जाती हैं कि मरीज़ पे, तो रेजिस्टेंस आ जाता है, वो दवा काम करना कम कर देती है। तो एक नई एंटीबायोटिक के आने से जो ऐसे मरीज़ हैं उन पे भी ये दवा जो है इस्तेमाल हो सकती है। इसी के लिए हम देख रहे हैं कि वोकार्ड फार्मा में तेज़ी है। कंपनी ने ये भी बताया कि इस दवा का अगर हम 3 डे का ट्रायल ले तो काफ़ी कम समय में जो है ये 3 दिन में ही उतना रिजल्ट दिखा देती है, जहाँ पे मार्केट में मौजूद दूसरी ड्रग्स जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद दिखाती है। तो इन सभी खबरों के चलते जो है ज़बरदस्त है वोकार्ड फार्मा में। अभी इस दवा को अप्रूवल नहीं मिला है, रिसर्च अच्छी होने के बाद ये रेगुलेटर्स के पास जाएगी, जहां पे वो आकलन करने के बाद इस दवा को अप्रूवल देंगे। पर जी हाँ, स्टॉक में आज ज़बरदस्त उछाल है। ठीक है, स्टॉक्स में ज़बरदस्त उछाल है। 30 साल के बाद ऐसी दवा को फिर से अप्रूवल आ रहा है। आपको पता है निमोनिया जैसी बीमारी है, भारत जैसे कई और ऐसे देश है जहां पर बड़े पैमाने पर होती हैं, और इस तरह की दवा जो 7 दिन में अब 3 दिन में असर करने लग जाएं तो उसका फ़र्क तो कुछ ऐसा ही होता है। आज शेयर 44-45 रुपये ऊपर है, और ये बात हमने ब्रेकआउट के थोड़ा सा पहले ही हमको बताया था कि शायद कोई खबर आ सकती है। ये खबर आज आके उसने वो पुख्ता भी कर दिया। अंशुल जैन, आपने चार्ट देख लिए होंगे, मेरे को ये सब आपसे ये पता करना है, 100-150 रुपये आप बुक करके बाहर निकल जाएं 1-1.5 महीने के अंदर, या फिर अभी बने रहें? अभी तो इसके अच्छे दिन आए हैं। डिम्पी जी, इसमें 2.5 साल का स्टेज 4 डाउन ट्रेंड था और उसके बाद ये अब जाके स्टेज 2 अप ट्रेंड में आया है। और जो आपने बॉक्स मार्क करके दिखाया था वो पहला बेस है, और जनरली 4 बेस बनाने के बाद ही स्टॉक पीक आउट होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन शुरू हुए हैं, वाकई में इसके केवल अच्छे दिन अभी स्टार्ट हुए हैं। यहाँ से पहला रेजिस्टेंस जो वीकली चार्ट पे दिखता है वो 490 से 500 दिखता है,
तो करंट लेग में इस लेवल तक जा सकते हैं। वहां पे सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद जो एक्चुअल इसका टारगेट निकल रहा है चार्ट बेसिस को अगर हम थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करें तो 750 से 800 रुपए का टारगेट निकल रहा है। तो अभी प्राइमरी स्टेज के बुल मार्केट में है, जो यहाँ पे इन्वेस्टर जैसे लोग घुसते हैं जो बड़ा रिटर्न पाते हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म बुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 700 से 800 रुपए के टारगेट के साथ। शॉर्ट टर्म में 490 पे एक बार अटक जाएगा। ठीक है, डन। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको वोखार्ड के दवा ना खानी पड़े, लेकिन वोखार्ड के शेयर से अच्छा पैसा ज़रूर बनाएं। वो कैसे आएगा मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन वोखार्ड आपके लिए अच्छा एक रिटर्न ज़रूर दे सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे मेहमानों का पूरा पैनल आपके लिए तैयार है। BTST के सौदे, ब्रेकआउट के सौदे, सब कुछ आपके साथ है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस बीच हम आपको ऑप्शंस का ट्रेड भी एक बता देते हैं। अजीत मिश्रा रेलिगर सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं करते हैं उनका स्वागत और देखते हैं ऑप्शंस का सौदा। अजीत सर, सीमेंट दिलवाओगे? सीमेंट की कॉल है आपके पास। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से एसीसी में काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये रिकवरी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट एक साल लगा है स्टॉक को 2100 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए, और अब जो कंसोलिडेशन के बाद इसके ऊपर बेस फॉर्म करके अब दोबारा से रिकवरी को रिज्यूम कर रहा है। एंटिसिपेशन ये है रिकवरी स्ट्रेंथन होगी आने वाले टाइम में, तो जो 2200 की कॉल करी 68-70 के बीच में ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 52 के स्टॉप लॉस के साथ 110 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, एसीसी का आप कह रहे हैं कि 2200 वाली कॉल है, सीधा प्लेन वेनीला कॉल है आपकी, 70-72 रुपये में लेनी है। 52 का स्टॉप, 110 का टारगेट है। 12,000 रुपये आएंगे और 6,000 रुपये जाएंगे, तो कुल मिला के 1:2 का रेशियो है। ये एट द मनी ही बनेगी। 2180 के आसपास तो शेयर ही चल रहा है ना, तो आप ये एट द मनी मान के चलो, और एट द मनी कॉल में पैसा जल्दी बनता है, तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप फ्री भी जल्दी हो जाओगे इससे। तो एक ही दो कॉल जैसे आपको ठीक लगे, अपना रिस्क के साथ से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सीमेंट में पोजिशनली तेज़ी लग रही है, और इस सीरीज़ के ना शुरुआत में आ जाए ना तो अच्छा होता है। सीरीज़ के एंड में आना अलग बात है, सीरीज़ के शुरुआत में आना अलग बात है। ठीक है, बट अपने वित्तीय सलाहकारों की एक बार ले लीजिएगा राय, जैसे आपको फिर ठीक लगे फिर आप वैसे ही ट्रीट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर ज़रा और स्पीड से चेक करवा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे और ट्रेड बनते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुमित जी, इसको कैरी करना है या फिर हो गया इसका काम? जी बिल्कुल यहाँ पे कैरी करना चाहिए। देखिए जो सबसे अच्छी बात है, क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे मुझे एक सस्टेनेबल क्लोज मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप BTST का भी कैंडिडेट है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे 5900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि ये जल्दी ही 7000 की जो लेवल्स है वहां तक भी टच कर सकता है। सो होल्ड एंड राइड द मोमेंटम। ठीक है, ये विवेक सर, ये जी एंटरटेनमेंट आज 3% ऊपर हो गया। सुबह हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। आपको लगता है कि इनके हक में फैसला आ रहा है, मतलब कंपनी के हक में फैसला आ रहा है? आपको ऐसा लगता है 21 तारीख से पहले पहले जो होना है सो होना है, 21 तारीख के बाद नहीं तो फिर डील लीगल्स में फंस जाएगी अगर ये फैसला नहीं बताएंगे तो। आज होगी 11 तारीख, 10 दिन है इनके पास बस। जिस हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट दिखा रहा है, लग रहा है कि फैसला इनके हक में आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर जैसे भी फैसला आए, मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, और अभी तो ये एक ट्रेडिंग बेट बन के रखा है। लेकिन आप अगर इसमें लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट हो, नीचे के लेवल्स में अगर लिया हो, तो एक बार मुझे ध्यान है अपनी बात 240 230 पे भी हुई थी, वहां पे अगर लिया हो तो, और अगर आपके पास पेशेंस है तो ये आगे चल के ये डील नहीं तो हो सकता है कि इसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के एक नया डील बन के वापस बाहर आ सकता है। और फाइनली एंड ऑफ द डे अगर समय भी लगे तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के हक में ये फैसला होगा। जो कंपनी करेगी वो फाइनली इन्वेस्टर्स के हक में ही जाने वाला है। और अगर ये डील हो जाती है सोनी और जी की, तो बहुत बड़ा एक डोमिनेंट प्लेयर बनेगा ये। और इसका देखिए, इसका एक रिपल इफेक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। जो नेटवर्क 18 टीवी 18 ने मर्जर अनाउंस किया है सारी कंपनीज का, क्योंकि वो भी एक बड़ा से नेटवर्क बनना चाहता है मीडिया सेगमेंट में, तो वैसे ही मुझे लगता है कि जी में भी आगे चल के पॉसिबिलिटी है। तो इसको लॉन्गर टर्म है तो आपको डाइजेशन रखना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये अच्छा करेगा मुझे लगता है।
ठीक है, डन सर, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि शेयर में बने ही रहिए, भले ठीक है इस डील का इम्पैक्ट आपको 10 दिन में दिख जाएगा, लेकिन डील के अलावा भी शेयर में वर्थ काफ़ी है, वैल्यू काफ़ी है, आप इसमें बने रह सकते हैं। और आपको हमने एक ऑप्शन दिलवाई है 270 की, थोड़ा 10 रुपये ऊपर हो गई है, लेकिन अब आप देख के लेना। हाँ, ऑलरेडी क्योंकि चल भी चुकी है वो काफ़ी ऑप्शंस, 50% से ज़्यादा उसके अंदर मूवमेंट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। कपिल, एक बार ज़रा भारत फोर्ज देखना, इसको कैरी कर सकते हैं क्या? कैरी इन द सेंस मैं 2-4 दिन रखूँगा भारत फोर्ज को। जी जी बेसिकली हमने एक स्ट्रेंथ एनालिसिस वीकेंड के डेटा के हिसाब से करते हैं, तो जहां पे हम एक मंथली ये जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम हुई है या फिर वीकली 4 वीक की एवरेज, 1 महीना और 3 महीने की एवरेज, ये सारे डेटा हम कलेक्ट करते हैं। और वहां पे हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है उनके आने लगातार वो टॉप 5 के सेक्टर्स के स्लॉट में वहां पे बैठी हुई है, और भारत फोर्ज आपका उसी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये पड़ी उन सेक्टर्स में आपकी काफी अच्छी मोमेंटम तो है। और सेकंडली उसके मैं हाई टाइम फ्रेम भी देखता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम बहुत बड़े कंसोलिडेशन पैच के बाद में उसका काफी अच्छा ब्रेकआउट भी आया हुआ है। और डेली चार्ट में एक रिसेंट अपसाइड मोमेंटम देखिए, 4-5 दिन का पॉज लेके आज फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो लग रहा है कि हाँ, ये स्टॉक में सेक्टर वाइज भी एक अच्छा सा ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक वाइज भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रही है, तो बेशक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज वैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको वोखार्ड के बारे में जानकारी दी थी। वोखार्ड चल रहा है, निमोनिया की दवा का ट्रायल पूरा हुआ है। एक और खबर आपको थोड़ा मेडिकल फील्ड से दे देते हैं, और मेडिकल फील्ड तो क्या मतलब इंश्योरेंस से जुड़ी है और वो मेडिक्लेम से जुड़ी हुई खबर है। और आपको पता है जब इस तरह के इंश्योरेंस की कोई खबर होगी तो मेरे सहयोगी अनुराग से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मतलब मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ, इंश्योरेंस को कवर करने का अगर इस देश में सबसे बढ़िया और सबसे आसान भाषा में जो तरीका है वो अनुराग के पास ही है। खबर को पढ़ते हैं, वन लाइनर समझते हैं, आपके सामने पूरी खबर लेके आ जाते हैं। अनुराग, कुछ ऐसी खबर आप इस बार लेके आ रहे हैं। मेरे को जो जानकारी मिली है ये है कि मेडिक्लेम से जुड़ी हुई खबर है। जरा बता दिएगा क्या है मेडिक्लेम से जुड़ी हुई खबर। देखिए, बड़ा डेवलपमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के क्षेत्र के अंदर। अगर कोई पॉलिसी होल्डर है वो हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है और उस हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी एमपैनल नहीं है, तो आमतौर पर आपको कैशलेस इलाज नहीं होता है, कैशलेस भुगतान नहीं होता। लेकिन जनवरी से एक नया अरेंजमेंट होने जा रहा है, यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो उस हॉस्पिटल की लिस्ट में आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं भी है, फिर भी आपको कैशलेस भुगतान हो पाएगा, आपका जो इलाज है वो कैशलेस तरीके से हो पाएगा। इस तरह का एक अरेंजमेंट है वो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां ने किया है और ये जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें अगर हम एक लाइन में इस खबर को बताएं तो है कि अगर आप पॉलिसी होल्डर अगर चाहे तो उसे कैशलेस इलाज मिलेगा, भले ही वो हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में है या नहीं है। तो इसके लिए 48 घंटे पहले, यानी जो आप प्लान्ड आपका ट्रीटमेंट है वो कराने जब जा रहे हो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक बार पूछना है कि इस हॉस्पिटल में हम इलाज कराने जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे अगर वो हॉस्पिटल नहीं भी है तो दूसरी जो और कंपनियां हैं वो अगर उस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी दर के हिसाब से, उन रेट्स के हिसाब से आपको मंजूरी देगी और आपका जो ट्रीटमेंट है उस हॉस्पिटल पे हो पाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये 100% कैशलेस की तरफ और जो कॉमन इम्पैनल्ड की तरफ IRDA ने इंश्योरेंस सेक्टर में कहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है। जहां पर अभी जो मौजूदा कैशलेस ट्रीटमेंट की भारत के अंदर जो परसेंटेज है 53% ही है, लेकिन रेगुलेटर चाहता है कि उसे 100% को अचीव किया जाए। और अगर कैशलेस ट्रीटमेंट अगर 100% होता है तो हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ओवर चार्जिंग होती है, जो फ्रॉड्स होते हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो उसकी तरफ ये बढ़ते हुए कदम है। भविष्य में जब कॉमन एम्पैनलमेंट हो जाएगा, यानी एक हॉस्पिटल जो है उसकी जो रेट्स होगी, पैकेज रेट्स होगी, तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक जैसी होगी, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा। जो ओवर चार्जिंग होती है वो नहीं हो पाएगी अगर पूरी तरह से कैशलेस क्लेम्स को लागू किया जा सकेगा। तो जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें अगर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहां पर भी आप अगर इलाज लेते हैं तो कैशलेस भुगतान इंश्योरेंस कंपनी आपको करेगी। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी जानकारी देने के लिए। इससे इंश्योरेंस कंपनीज का थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पैनल में होता है तो सब कुछ काम कर रखा होता है, पैनल में नहीं होते तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा आप प्लान्ड होके जाइएगा अगर आपके पैनल में नहीं है हॉस्पिटल तो।
एक बार विवेक जी से पता कर लेते हैं। विवेक जी, इससे इंश्योरेंस कंपनीज को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? बिजनेस तो मिल ही रहा है, बट ठीक है, थोड़ा पेपर वर्क बढ़ जाएगा, और क्या होगा? डिम्पी जी, ऐसा नहीं है। मुझे मेरा जो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखे तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव है, और जिस हिसाब से स्टॉक मूवमेंट्स दिखा रहा है लग रहा है कि नेगेटिव हो सकता है। अभी देखिए ये सेक्टर कैसे काम करता है। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल से बातचीत करती है, और पहले के जैसे नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ मालूम नहीं होता। आज के दिन सारे इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स रहता है, तो हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रही है नहीं कर रही है, किस बीमारी के लिए क्या इलाज चाहिए, ये सारे के सारे कंपनी के डॉक्टर्स पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं। और फिर अगर मतलब उनको लगे कि ये चीज सही नहीं हो रही है तो वो लोग काउंटर भी करते हैं हॉस्पिटल्स को, उनके जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में। तो एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर से बात करता है तो जनरली पेशेंट के लिए वो भला होता है। अब यहाँ पे एक फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी है। काफी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी है, पर्टिकुलरली मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो स्टार जैसे है। काफी इंश्योरेंस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आपको मिलेगा कि स्टार से टाई अप नहीं करना चाहता है। क्यों? स्टार बहुत दबा के मतलब बहुत ज्यादा नेगोशिएट करके उनसे रेट्स प्राप्त करता है। तो हॉस्पिटल्स को लगता है कि हम तो इतना कमा नहीं सकेंगे इनके साथ। तो अब ये रुक के मतलब वेट करके देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन अगर ओवरऑल पेशेंट्स के लिए अगर फायदेमंद है तो एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनीज भी उसको कैसे मोनेटाइज करना ये भी सोचेगी। तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में देखिए नेगेटिव भी हो सकता है ये। ठीक, मिला के थोड़ा समय चाहिए होगा। अब पहले इस खबर के साथ थोड़ा रिएक्शन भी आ जाए, थोड़ा पता भी लग जाए, और अभी तो बहुत अर्ली स्टेजेस पर है। अमूमन ये लोग करवाते भी नहीं, एक्सपेरिमेंट करते भी नहीं है। खासकर जब हेल्थ का मामला आता है ना, तो आप पहले चेक कर लेते हैं सब इंश्योरेंस वगैरह। इमरजेंसी की बात हो तब अलग है, अदरवाइज अमूमन लोग चेक ही करके जाते हैं। थोड़ा समय दे देते हैं इस खबर के हिसाब से। अभी आपने थोड़ी देर पहले जी की खबर नीचे देख पा रहे थे कि आईडीबीआई की एक याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। आईडीबीआई असल में एक मैटर है जिसके खिलाफ जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ उन्होंने एक केस फाइल था एनसीएलटी के अंदर। अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, और वो थोड़ा मामले के डेट के कवरेंस को लेकर और उससे जुड़े हुए मामले को लेकर है। इस सोनी डील से कुछ खास लेना देना नहीं होगा, वो उनका अपना जी और आईडीबीआई का एक मैटर है जिसको लेकर एक सुनवाई हो सकती है। तो ये खबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जी पे खबरें आएंगी इस तरह की, आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है, और हम इसी सेगमेंट के अंदर आपको एक खबर गर्म वाला हिस्सा भी बताते हैं। आइए फटाफट से उसको भी दिखा देते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उस हिसाब से है, जो इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई कंपनी है, खासकर देश में दो बड़ी कंपनी है, एक तो एचईजी और दूसरा ग्रेफाइट इंडिया। इन दोनों में कुछ फंड्स खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर फंड्स बाय करते हैं, धीरे धीरे करके बाय होता है, और उसके बाद थोड़ा रखने के बाद अच्छा चलने वाले शेयर्स बन जाते हैं। ग्रेफाइट और एचईजी दोनों के अंदर ही पिछले क्वार्टर के अंदर एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। हालांकि होल्डिंग एक चौथाई % से बढ़ी हुई है, बट वो बढ़ी हुई है। और इन दोनों में भी ग्रेफाइट का चार्ट और ग्रेफाइट का डाटा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे पास जो खबर है वो कोई एक डोमेस्टिक फंड की बाय की खबर है जो इसके अंदर भी शुरू करेगा। एक और चीज़, सूत्रों से हमको ये भी पता लगा है कि कम से कम 20% तक के रिटर्न आपको इसी क्वार्टर के अंदर ये देने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि फंड्स भी अपनी कुछ कैलकुलेशंस करता है। तो उस कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इस एक क्वार्टर के अंदर ही कम से कम आपको 20% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम भी यही बात बरसा रहा है, और डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा है। पिछले 3-4 दिनों से वॉल्यूम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इसमें डिलीवरी वॉल्यूम करीब 40% का है। कैश के स्टॉक में डिलीवरी वॉल्यूम 40% होना बड़ी बात होती है, और इन दोनों को आप अपने लिस्ट पे रख सकते हैं। स्पेशली ग्रेफाइट को रखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक होगा। सुमित जी, जरा दोनों शेयर्स चेक कर लीजिए, कोई है सौदा तो बताइए सर। हमारे पास तो खबर थी, अपने दर्शकों के सामने रख दी। जी डिम्पी जी, यहाँ पे टेक्निकली भी अगर हम चेक करें तो एचईजी में आप देखिए एक रेजिस्टेंस है 1820 से लेके 1840 तक का, और स्टॉक अपने 4 दिन पहले आप देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। बट आई विल वेट फॉर दिस लेवल टू क्रॉस। अगर ये लेवल क्रॉस होके मुझे क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये वीकली ब्रेकआउट भी देगा एज अ फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन। तो टारगेट जो रहेगा करीबन 2200 का रहेगा, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस किसी को मेंटेन करना है तो आप 1700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। देखिए सेम वे ग्रेफाइट की अगर लेवल्स की बात करें तो 534 जो एक रीसेंट हाई है, अगर यहाँ पे ये स्टॉक लेवल क्रॉस कर देता है तो हमें लग रहा है कि 617-620 तक के ये टारगेट अचीव कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 500।
ठीक है, दोनों पे कुल मिला के आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। टेक्निकली हमने सर से पता कर लिया, खबर मैंने आपको बता दी है, तो आप इसी से अंडे लगा लीजिए। और वैसे भी दो ही कंपनी है ये, इन दोनों के पास ही दम है पूरा इलेक्ट्रोड का। तो खैर आगे बढ़ते हैं, जरा BTST सौदे पता करना शुरू करते हैं। कपिल आपसे शुरू कर रहा हूँ, आपका पूरी फ्रीडम है, BTST दीजिए या STBT दीजिए। जी, मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल BTST से ही जाना चाहूंगा, क्योंकि आज मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छा मूव आ रहा है। और वहां पे स्पेसिफिकली मैं एक उसे स्टॉक में देख रहा हूँ तो VIP इंडस्ट्रीज जो काफी मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न देखते हैं वहां पे मुझे ये फेवरेबल देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे है 605 लेवल पे, और काफी दिनों के बाद की जो भी कुछ छोटी छोटी कैंडल्स है उसको एंगल्फ कर लिया हुआ है, तो यहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। 605 में चल रहा है। और ऊपर में जो BTST के लिए मैं देखता हूँ तो कल सुबह हमें 620 तक के अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने मिल सकते हैं, और नीचे में 598 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके ठीक है, VIP इंडस्ट्रीज आपकी लिस्ट में है, आप इसको BTST करवाना चाहते हैं। अंशुल आपकी तरफ से BTST STBT कोई भी एक ट्रेड? जी डिम्पी, मैं कॉफी डे के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। अभी आपने वॉकहार्ट फार्मा का शेयर दिखाया था, लगभग सिमिलर बॉक्स कॉफी डे पे बन रहा है। 11 सितंबर का जो वीकली हाई लो था उसके अंदर 12 हफ्ते निकल चुके हैं, और आज स्टॉक ने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। लगभग 1228% वॉल्यूम राइज है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। ये स्टॉक आज के सेशन में प्रोबेबली अपर सर्किट मार सकता है। 2 से 3 सेशन के लिए रखते हैं तो 62 से 66 का टारगेट रहेगा। और अगर वॉकहार्ट फार्मा जैसे इसको 4 से 6 हफ्ते का समय देते हैं तो लगभग 50% का रिटर्न यहाँ से आराम से निकल सकता है। तो इस स्टॉक को मैं सिर्फ BTST नहीं, एक स्विंग ट्रेड के तौर पे दूंगा 1 से 1.5 महीने के लिए। ठीक है, BTST भी और स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी शेयर अच्छा चला हुआ है, 16%। आप दोनों हिसाब से रख सकते हैं। ये BTST का कैंडिडेट भी है और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी है। अगर आप मेरा टर्मिनल दिखा सकते हैं ना तो आपको दिख जाएगा, और ये ऑलमोस्ट वॉकहार्ट जैसा ही चार्ट है। ऑलमोस्ट, ये बात बिल्कुल ठीक कही अंशुल ने, ये ऑलमोस्ट वॉकहार्ट जैसा चार्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास बना हुआ है, और उसके बाद अब इसकी ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर रहा हूँ बकायदा। सेम बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। 200 दिनों का एवरेज है, पार हो गया तो और तेजी से चल जाएगा। ठीक है सर, डन, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुमित जी आपकी तरफ से BTST STBT? मैं एक ही जगह पे 2 ट्रेड देना चाहूंगा। देखिए अल्ट्राटेक बहुत ही अच्छा मूव है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो 10 मिनट में ही काफी अच्छा मूव दे दिया, ऑलमोस्ट 20 से 30 पॉइंट्स का भी। तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए फॉर द टारगेट ऑफ 9840। अब मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड देख रहा हूं तो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा 9560 का। दूसरा कैश का स्टॉक है, काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है। आप देखिए ऑलमोस्ट अ टाइप ऑफ माराबाजू कैंडल। स्टॉक अभी 5% ऊपर है राइट्स का करंट मार्केट प्राइस है 500। हमें लग रहा है कि STBT भी ये आप कर सकते हैं, काफी अच्छा फॉर्मेशन है। और अगर आपको किसी को एक कैश में पोजीशन बनानी हो डिलीवरी बेस में तो भी आप बना सकते हैं। जो पहला ट्रेड यहाँ पे मुझे टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 535 का। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 484। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये एक्चुअली ना कपिल की आज का ट्रेड भी था। कपिल आपने भी दिया था ना राइट्स और CI ऑटो, तो ये कपिल का भी सौदा है। आपने इसको BTST करा के और पुख्ता कर दिया। दोनों मेहमान बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों ने अपने अपने ट्रेड अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट किए, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट मानना है कि शेयर अच्छा चलेगा। देखिए कपिल ने जब दिया था तभी उतना तेज़ नहीं था, अभी और तेज़ हुआ है। अब सुमित मूलचंदानी आपको नए टारगेट दे रहे हैं, पहले 510 के थे, अब 535 के भी टारगेट मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको सेम ट्रेड के अंदर कन्विक्शन का लेवल और ऊपर और लेवल अच्छा मिल जाए, और वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ होती है। मैं कह रहा हूँ आप मत लीजिए सौदा, लेकिन स्टडी तो करना जाएंगे। आज स्टडी करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 15 दिन में अपने आप सौदे प्लस करेंगे। ये हम चाहते हैं कि एजुकेशन भी हो साथ में, लर्निंग और अर्निंग वाले कंसेप्ट में हम बिलीव करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, 1-2 शेयर जरा सर से और पता कर लेते हैं, विवेक सर से। विवेक सर, ये गैस वाले स्टॉक्स पे आप बुलिश व्यू रखते हो? IGL, MGL, ONGC, गैस? हाँ, यहाँ पे देखिए मेरा एक न्यूट्रल सा व्यू रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड अगर नीचे जाता है तो गैस पे सरकार का और पब्लिक का फोकस थोड़ा सा घटता है। ओवरऑल मतलब कंपनी सारी की सारी शानदार कंपनीज है, लेकिन ऑन डिप्स मैं पसंद करूंगा इन दामों में। इनफैक्ट आप अगर IGL वगैरह देखो तो इनफैक्ट करेक्शन भी देखा कंपनी ने, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं इन लेवल्स पे, और अगर ऑन डिप्स मिलता है तो जरूर देखूंगा। एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म अगर मैं 5 साल की बात करूं तो ये कंपनी हो सकता है कि आपको 2 गुना 3 गुनी भी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इलेक्शन तक मेरा अवॉइड रहेगा।
आप इसके अंदर गैस वाले स्टॉक्स में भी नहीं आएंगे। एक दो शेयर और चेक कर लेते हैं जरा। क्या BTST किसी ने सेल नहीं दिया? सेल एक बार चेक करवाते हैं। क्या सेल भी BTST हो सकता है? अंशुल आप चेक करेंगे जरा, स्पीड से बताते जाइए, मैं तेजी से पूछूंगा क्वेश्चंस। ये सेल एकदम BTST किया जा सकता है। 15 मिनट चार्ट पे कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट वॉल्यूम भी है। यहाँ से 104 105 रुपए तक का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा BTST में। स्टॉप लॉस क्या लगाएं? 105 का टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस क्या लगाएं फिर? स्टॉप लॉस 99 के नीचे आएगा। ठीक है, 99 के नीचे मतलब 98 लगा लेते हैं, तो 5 रुपये होंगे, तो 1:2 से ऊपर का रेशो बन रहा है हमारा। 98 का लगाओ आप एक स्टॉप लॉस, 105 का पहले टारगेट डाल के सेल को BTST ले जाओ। भिवंडी में ना ज़मीन जीत ली है रिलैक्सो फुटवेयर ने, खबर आ रही नीचे, शेयर अभी लाल निशान में, जरा चेक करवा लेते हैं। कपिल जरा चेक करना, रिलैक्सो फुटवेयर खबर आई है, अच्छी खबर है, इन्होंने लैंड की बिडिंग है वो जीती है। जी खबर तो अच्छी है, लेकिन मैं टेक्निकली चार्ट जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो काफी क्विज मुझे दिख रहा है और काफी फ्लैटिश का मुझे देखने मिल रहा है, कुछ ट्रैक्शन तो नहीं देखने मिल रहा है, तो मेरा व्यू इस पे न्यूट्रल ही रहेगा, एज चार्ट कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं सर, खबर को सिर्फ खबर के तौर पर रहने देते हैं। हालांकि हरे निशान की तरफ लौट रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि खबर नॉन न्यूज़ जैसा इम्पैक्ट भी डालेगी प्राइस पर, तो आपको खबर अच्छी है बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। अभी शेयर 4-5 रुपये ऊपर ज़रूर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। JK सीमेंट, क्या ये शेयर भी रखने वाला है क्या? एक बार अंशुल आप चेक करें JK सीमेंट। JK सीमेंट में BTST कर सकते हैं, 2 दिन की टाइट रेंज से ब्रेकआउट दे रहा है। इसमें ऊपर 3890 3895 का टारगेट मिलेगा और स्टॉप लॉस आज के सेशन का मिड 3800 का आएगा। 3800 के स्टॉप लॉस से इसको BTST कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर और है कैनफिन होम्स। कपिल एक बार आप ही चेक कीजिए, इसका बॉटम बन रहा है क्या? पहले चला था, चले चले आधे रास्ते से मुड़ के आ गया ये कैनफिन होम्स। अब जरा आप मेरे को बताइए, बॉटम बन रहा है या फिर इसको छोड़ दें? स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अच्छा है और अभी ये 754 के यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और भी थोड़ा सा पेन हो सकता है क्योंकि रिवर्सल नहीं है, लेकिन 746 के लेवल के यहाँ पे आ जाए और वहां से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिले तो बेशक वहां पे बाय करना बनता है। सुमित जी अपना एक्सपीरियंस से हमको बताइए एक बात, अगर जी एंटरटेनमेंट डे हाइस पे जाके बंद हो रहा है और कल F&O बैन से बाहर चला जाए तो ये शेयर टूटेगा या फिर और चलेगा? ये भी F&O बैन में है, ये बकायदा डेज हाई पे जाके बंद हो रहा है, अगर मान लो कल ये बैन से बाहर चला जाए तो? देखिए लास्ट टाइम भी डिम्पी जी आपको ध्यान हो तो अपना सेम स्टॉक डिस्कस हुआ था, मैंने पहले लेवल्स दी थी और उसके बाद आपने जो 270 वाला कॉल का डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट अपने सब लेवल्स अचीव हो गए, तो मेरे लिए अभी भी स्टॉक बुलिश है। 290 के ऊपर अगर हमें ये क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है तो बिल्कुल आप एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक को, और हमें लग रहा है कि ये पहला टारगेट 330 तक भी अचीव हो सकता है, तो बुलिश व्यू रहेगा। ठीक है, डन। तो हम मार्केट के क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम शेयर्स पूछेंगे भी नहीं और चाहते भी नहीं कि आप ज़्यादा शेयर लेके जाओ, तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि जो शेयर रखो पक्के रखो बस, ना पूरा बाजार खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है, तो इसलिए अच्छे और पक्के शेयर्स के साथ ही सिर्फ आप काम करो। आ जाते हैं फटाफट से निफ्टी के टॉप गेनर्स वगैरह, फटाफट से स्क्रीन पे लेके आते जाइए और सारी चीज़ों को हम जल्दी से एक बार चेक करते चलते हैं। आज के वैसे अगर आप गेनर्स के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको दिख जाएगा मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से कि आज सीमेंट कंपनीज़ का दिन काफ़ी अच्छा था। आप ज़्यादातर अल्ट्रा, जैसे थोड़ी देर पहले भी सर भी आपको बता रहे थे, ACC की 2200 की कॉल मिली, सुबह इंडिया सीमेंट हमने आपको बताया, तो ज़्यादातर सीमेंट कंपनी स्टेज मिलेंगे आपको। सेंचुरी प्लाई सुबह से चलता गया, डिक्सन ने दोपहर में दम दिखाया, वो चला। इसके अलावा करूर व्यासा बैंक, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, और इसमें से डिक्सन, करूर और सेंचुरी प्लाई ये बाकायदा अपने डेज हाई पे नहीं साल के हाई पर भी हैं, तो इन शेयर्स को एक बार आप दिखा सकते हैं। आज जो कमज़ोरी थी, रिपोर्ट का झटका लगा डॉक्टर रेड्डीज़ को, कैनफिन होम फिर से नीचे है, और इसके अलावा नेटवर्क 18 के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जुबिलेंट फार्मा भी आज 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पर आज जिनमें आज वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें IRFC है, हाई वॉल्यूम हाई गेन वाला ये शेयर है। एक FL इंडिया
भी है 6% ऊपर है, जरा उसको भी दिखाना स्क्रीन पर। एफएल इंडिया, बलरामपुर चीनी के दिन अब थोड़े से ठीक नहीं चल रहे हैं। शुगर स्टॉक को पता है आज शाम को एक बैठक और होने जा रही है, हमारे पास भी एक खबर आ रही है ऐसा कुछ होने जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। और एक और खबर बिल्कुल लास्ट में M&M के रिगार्डिंग आती हुई दिख रही है कि नवंबर में इनका जो प्रोडक्शन है वो 61,000 से बढ़कर 69,000 गाड़ियों का हो गया, यूनिट मतलब गाड़ियों का हो गया। हाँ, तो इन्होंने अच्छे प्रोडक्शन के नंबर अपने दिखाए हैं। इसका रिएक्शन हम कल देखेंगे। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मेरे को हटा दीजिए। अब 1400 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं, 900 शेयर डिक्लाइंस के अंदर है। आज बाजार के अंदर एक अच्छी चीज़ पता है क्या मेंटेन हुई है, भले आज बड़े शेयर्स ने आप इंडाइसिस को नहीं चलाया, लेकिन बॉटम लाइन प्रॉफिट बुकिंग का कोई खास सिग्नल साइन या होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए आपको 1400 शेयर ऊपर दिख रहे हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आपका एडवांस डिक्लाइन बहुत खराब होता है, लेकिन निफ्टी उस दिन 100 पॉइंट ऊपर बंद होता है। अरे एडवांस डिक्लाइन खराब है, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर कैसे बंद हो गया? तो बंद इसलिए होता है क्योंकि वेटेज वाले शेयर आ जाते हैं। आज बिना वेटेज वाले शेयरों का दबदबा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और अगर आज आप देख रहे हैं तो हमने इस पूरे कार्यक्रम में HDFC, TCS, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस चर्चा तक नहीं की। क्यों नहीं करेंगे? प्राइस एक्शन तो है नहीं, तो चर्चा कहाँ से हो जाएगी? आप सभी शेयर्स को एक बार स्क्रीन पे दिखाइए। 1-1.5% से ज़्यादा कोई हिला डोला हुआ शेयर नहीं होगा। ये बारीक चीज़ें हैं ना बाजार के अंदर, अगर आप थोड़ा भी नोटिस करेंगे तो काम बनता जाएगा आपका। ठीक है, तो आज हमने बाजार की करी है क्लोजिंग, कल देखते हैं फिर से क्या होता है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ज़्यादा रखिएगा और फिर आपको इसके अंदर ट्रेड अच्छे मिल जाए करेंगे। और ईटीनॉ स्वदेश को ना भूलिएगा, सुबह शाम दोपहर जब हमको मौका लगता है मेहमानों की हेल्प से हम अच्छे शेयर आपके सामने रखते हैं। विवेक जी बहुत